हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे। एरोमेटिक अमीन का थ्योरी पोर्शन हम लोग समझ चुके थे। कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, किस रेट से होगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और जो डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में करा था उस आधार पे जो हम लोग देखे थे कि एनिलीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव among all the aromatic systems that we have learned in previous chapters of class 11th and 12 कि क्लास 11th और 12 के जो चैप्टर्स हमने पीछे पढ़े हैं ऑर्गेनिक के, उसमें जितने भी चैप्टर थे और जिसमें भी एरोमेटिक सिस्टम आ रहा था उस सब में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही कहीं ना कहीं। और इन सब के आधार पे एनिलीन सबसे अधिक रिएक्टिव एरोमेटिक सिस्टम था टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन एक्सप्लेन किए थे हम लोग। अब सारे रिएक्शंस को ज़रा एक एक करके एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वह है रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर कि यदि आप एनिलीन का रिएक्शन करवाते हो ब्रोमीन वाटर से, एनिलीन है ब्रोमीन वाटर से, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे Br2 एक्वस, या इसके जगह हो सकता है कि एग्ज़ाम में ऐसे लिखा हुआ रहे एरो के ऊपर Br2 और H2O, मतलब एक ही हुआ। देखो ब्रोमीन जो है हम लोग जान रहे हैं कि ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है एट ऑर्डिनरी कंडीशन, और लिक्विड में यह नॉर्मल लिक्विड नहीं है। ब्रोमीन का कलर हम लोग जानते हैं रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और इससे हमेशा जो है ना ब्राउन फ्यूम्स निकलते रहते हैं, और वे फ्यूम्स बड़ा डेंजरस होते हैं। यदि उसका इन्हेलेशन आप करते हो, सांस के रूप में उस फ्यूम को अंदर लेते हो, तो आदमी मर भी सकता है। तो ब्रोमीन का यूज इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी केयरफुली हैंडल करना पड़ता है और केयरफुली यूज करना पड़ता है ब्रोमीन का, क्योंकि जो इससे रेडिश ब्राउन फ्यूम निकलता है वो काफ़ी डेंजरस होता है हम लोग के लिए, तो काफ़ी प्रिकॉशंस है। और इसीलिए ब्रोमीन डायरेक्टली प्योर रूप में यूज नहीं किया जाता है। या तो आप ऐसे ब्रोमीन को वाटर में मिला करके यूज करो, ब्रोमीन वाटर, या फिर उसके जगह एक NBS करके होता है, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड करके, जो पढ़े होगे पीछे आप। तो इनडायरेक्टली हम लोग, मतलब ब्रोमीन यदि ज़रूरत है तो ब्रोमीन का सोर्स के लिए डायरेक्ट Br2 का इस्तेमाल ना करके इनडायरेक्टली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। रीज़न बताए, डेंजरस है इसका डायरेक्ट यूज होना। तो होता क्या है इसमें कि ब्रोमीन तीनों जगह जा कर के जुड़ता है, तीनों जगह मतलब 2 ऑर्थो और 1 पारा, NH2 Br Br Br, ऐसा। तो हिसाब से लेकर के चलोगे तो यहाँ 3 लोगे इसका, तो जहाँ जहाँ ब्रोमीन जुड़ा है बेंजीन का कार्बन में, वहाँ का हाइड्रोजन हटेगा। चूँकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन हटेगा तभी ब्रोमीन जा कर के जुड़ेगा। तो 3 हाइड्रोजन इन 3 पोजीशन से हटे, टोटल 6 ब्रोमीन था, 3 जा कर के जुड़ा, तो बचा हुआ 3 ब्रोमीन, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन, ओवरऑल बाहर हो गया 3HBr, ऐसा। और यह जो प्रोडक्ट बना, जैसे जो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो सक्सिनिमाइड, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, सॉरी सक्सिनिमाइड नहीं, एनिलीन। और यह जो होता है वाइट प्रिसिपिटेट होता है। शुरू में जो ब्रोमीन इस्तेमाल किए, क्या देख रहे थे हम लोग, रेडिश ब्राउन था, लेकिन रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट एज वाइट प्रिसिपिटेट मिला। तो ये जो तीनों जगह ब्रोमीन जुड़ रहा था, इसका वजह हमने बतलाया। इसका वजह एक ही है कि यहाँ यह जो NH2 ग्रुप है यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। या इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देता है ना बेंजीन पे कि बेंजीन हर जगह पे जोड़ सकता है इलेक्ट्रोफाइल को, हर जगह पे, मतलब कि सारे ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ सकता है और पारा पे जोड़ सकता है, ऐसा।
तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि पॉली सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या हो गया? पॉली सब्स्टिट्यूशन हो गया। पॉली सब्स्टिट्यूशन मतलब एक से ज़्यादा पोजीशन पे ग्रुप साइमल्टेनियसली आकर के जुड़े, एक साथ एक से ज़्यादा पोजीशंस पे ग्रुप आकर के जुड़े, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉली सब्स्टिट्यूशन। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो। अब मान लो हमको सब जगह पे हैलोजन नहीं चाहिए, हैलोजन हमें चाहिए ऑर्थो पे और पारा पे, सारे पोजीशंस पे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो अभी बताया कि ये सब पोजीशन पे जो जाकर के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो उसका रीजन है या NH2 ग्रुप, कि यह इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से दे देता है ना कि इसके ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है बड़ा तेज़ी से, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल तीनों जगह जुड़ जाता है। तो यदि किसी तरह से हम लोग इसके पावर को कम कर दें, और इसके पावर को कैसे कम किया जा सकता है, तो इसके साथ हम लोग जोड़ दें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब यदि इससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें तो क्या करेगा, यह ग्रुप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। तो नाइट्रोजन जो बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा था बेंजीन की तरफ, दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। यही ग्रुप क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर खींच लेगा। तो वहाँ से जब नाइट्रोजन फिर अपना इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं दे पाएगा बेंजीन की तरफ, तो ऑटोमेटिकली बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा और फिर हर जगह पे जाकर के इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना पॉसिबल नहीं होगा। तो यदि कोई तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले आए तो सारा काम हो जाएगा, मतलब फिर हैलोजन एक एक जगह जा कर के जुड़ेगा, ऐसे पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो जोड़ा जाता है वह कोई कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो जैसे मान लो कि यहाँ कार्बोनिल ग्रुप जुड़ गया ऐसा, NH लोन पेयर, और यहाँ कोई कार्बोनिल ग्रुप आ गया COR ऐसा। यदि यहाँ CH3 रहा तो फिर इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एसिटानिलाइड। इस कंपाउंड को फिर हम लोग क्या बोल देते हैं? एसिटानिलाइड बोलते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन ही हैं, तो यह नाइट्रोजन बड़ा आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन की तरफ दे पा रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा होगा कुछ अलग कि यह बगल में जो ग्रुप लगा हुआ है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्या करेगा कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा ऐसा। और जब यही नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा मतलब यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ कुछ ऐसा हो जाना है, N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस CH3, इधर जुड़ा हुआ है H और इस पर आ जाएगा प्लस। तो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था जिसके चलते वह बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा था, तो बगल में जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया तब तो फिर सारा काम कहानी बदल गया कि ग्रुप ले लिया इसके इलेक्ट्रॉन को, तो अब नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, मतलब अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाइट्रोजन अब इधर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, चूँकि यह ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, बेंजीन भी लेना चाह रहा है, तो उस केस में नाइट्रोजन यदि इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो समवॉट इधर भी देगा, लेकिन हाँ पहले के जितना नहीं दे पाएगा बेंजीन को, क्योंकि पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई नहीं था, तो अपने मर्जी से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बेंजीन को सौंप रहा था। लेकिन अब इसके बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया है तो फिर यह कुछ इलेक्ट्रॉन इसके तरफ भी देगा और कुछ बेंजीन की तरफ, मतलब पहले के तुलना में तो अब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और अब जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल को एक ही पोजीशन पे जुड़ेगा, ऑर्थो या पारा पे। ऐसे एक साथ पॉली सब्स्टिट्यूशन का हो पाना यहाँ संभव नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसका रिएक्शन नहीं करवाएंगे हैलोजन से। यदि मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पाना है तो पहले हम लोग इसमें कार्बोनिल ग्रुप ले करके आएंगे, तब पहले कार्बोनिल ग्रुप जोड़ लेंगे उसमें, और कार्बोनिल ग्रुप लाना है उसमें तो कई रिएक्शंस पीछे हमने पढ़ा है। तो जैसे मान लो कि इस एनिलीन का रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3।
एसिटिक एनहाइड्राइड से, मैंने कोई कार्बोनिल सोर्स होना चाहिए। इसके जगह पे आप एसिड क्लोराइड भी ले सकते हो, एसिटाइल क्लोराइड, वहाँ से भी रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ से क्या रिएक्शन होगा, यदि इसको यहाँ शिफ्ट करें तो लोन पेयर से अटैक करेगा, तो बन जाएगा कुछ ऐसा, नाइट्रोजन H यहाँ से CO माइनस CH3OCO प्लस तो नाइट्रोजन को बर्दाश्त है नहीं, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, फिर ही हाइड्रोजन को पनाह देगा ऐसे। तो यहाँ से दिस वन इज NH इज C, यहाँ ये हो जाएगा OH CH3O C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे। अब यहाँ से रिएक्शन करवाओगे तो इस ग्रुप को शिफ्ट करो यहाँ और ये पूरे को बाहर करो। एसीटेट इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से ये हो जाएगा NH, ई बच गया C डबल बॉन्ड O, नीचे CH3 प्लस इतना यहाँ से बाहर एसिटिक एसिड ऐसा। तो यह जो बना दिस इज एसिटानिलाइड। अब इसमें ही अमाइड ग्रुप आ गया है एक प्रकार से, बेंजीन रिंग में एमीन ग्रुप नहीं रहा। और अब इसका रिएक्शन आप करवाओगे हेलोजन से, तो कोई एक जगह हेलोजन जुड़ेगा, सब जगह हेलोजन का जुड़ना आप संभव नहीं होगा, क्योंकि एसिटानिलाइड जो है वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अब बन गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बदले। तो ग्रुप कैसे जुड़ेगा ये समझा रहे थे। तो ओवरऑल अब इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख दें कि यह एरोमेटिक सिस्टम NH2 एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन किया और फर्स्ट ऑफ ऑल इतना हो गया यहाँ से बाहर, एसिटिक एसिड बाहर हुआ और ये बन गया एसिटानिलाइड NH C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटानिलाइड। और अब इसका आप हेलोजिनेशन कराओ, Br2 अब लो, सॉल्वेंट साथ में एसिटिक एसिड ही रहेगा जो यहाँ से निकला। तो अब देखोगे तो यदि ये है तो ये दोनों हुए ऑर्थो, ये हो गया पारा। तो अब जब ब्रोमीन जुड़ेगा तो कोई एक जगह जुड़ेगा, चाहे ऑर्थो पे चाहे पारा पे। तो NH C डबल बॉन्ड O CH3 मान लो एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया, प्लस एक प्रोडक्ट और बनेगा जिसमें पारा पे जुड़ेगा। अब दोनों जगह नहीं जुड़ पाएगा, ये NH C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ ऐसे पारा पे। तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं हुआ ना, ये जो ग्रुप तुम जोड़े थे बचाव के लिए, इस ग्रुप को हटाना होगा। तो ऐसे ग्रुप जो जोड़े जाते हैं रिएक्टिविटी कम करने के लिए, ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप। याद रखोगे, एक नया कंसेप्ट यहाँ से है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। आगे पढ़ोगे तो इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप का और मतलब जानोगे जब एडवांस ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब। तो इस तरह से यदि किसी ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाए और रिएक्टिविटी घटाया जाए उस पर्टिकुलर ग्रुप का, तो वह ग्रुप प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करा हमने, इसके रिएक्टिविटी को जो है चेंज कर दिया ऐसे। तो ये जो ग्रुप जोड़े इसको हटाना होगा तब ना, हम लोग को तो एनिलीन बनाना था, तो सब फालतू चीज़ जोड़ दिए, इसको हटाना होगा। हटाएंगे कैसे, तो हाइड्रोलाइसिस करके हटाएंगे। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर तो हट जाएगा। कैसे हटेगा, तो एसिडिक मीडियम है तो ये लोन पेयर से ले लेगा H+ को, तो ये बन जाएगा। अभी इधर छोड़ देते हैं, बेंजीन में जो होगा सो होगा, बस यहाँ से देखते हैं। इधर कोई ग्रुप लगा हुआ है, मान लो इधर पूरा R है, तो ये जाएगा NH C डबल बॉन्ड OH, यहाँ हो जाएगा CH3, इस पर आ जाएगा प्लस। तुरंत अपने प्लस को हटाने के लिए पाई को भी ड्रॉ करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ तुरंत आ जाएगा एक्शन में, दे देगा अपना लोन पेयर इसको। तो ये हो जाएगा NH C OH CH3 OH2 पे प्लस। अगेन एक हाइड्रोजन को लेकर के प्लस हटाएगा, तो फिर ई जो है सो ले लेगा इसको, तो ये हो जाएगा NHCO
OH2 प्लस और ये हो गया यहाँ से OH और ये हो गया ऐसा CH3। या फिर हम लोग एक काम यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि यह जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन ना करके नाइट्रोजन ले। क्यों लेगा? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो अपने लोन पेयर से यही लेगा इसको, तो ये NH2 पे हो जाएगा प्लस, ऐसा यहाँ OH ही रहेगा। और तब जा कर के फिर यह इलेक्ट्रॉन जाएगा नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा, तो हो जाएगा R NH2 प्लस C डबल बॉन्ड O ऊपर OH और इधर CH3, एसिडिक एसिड बाहर है जो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। तो जिस ग्रुप को हमने शुरू में जोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए, लास्ट में उसी ग्रुप को जो है हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हमने हटा भी दिया, तो प्रोडक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और हम लोग जो चाह रहे थे वह हो भी गया। तो एक नया कंसेप्ट था जो अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर में नहीं पढ़े थे कि एनिलीन में NH2 ग्रुप इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि वह नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक बढ़ा देता है। तो उस केस में जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं हेलोजन के साथ, तो वह हेलोजन साइमल्टेनियसली सारे ऑर्थो और पारा पे जा कर के जुड़ जाता है, पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। लेकिन हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहे तो उसके लिए कंडीशन है कि उस NH2 के पावर को कम किया जाए, उसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर को थोड़ा घटाया जाए, और यह तब पॉसिबल है जब आप नाइट्रोजन से कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ोगे तब। तो इस प्रोसेस को हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, और जो ग्रुप आकर के जुड़ रहा है यहाँ कार्बोनिल ग्रुप, वह प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। जो जुड़ते ही क्या करेगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को थोड़ा कम करेगा, तो नाइट्रोजन बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन कम दे पाएगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो इलेक्ट्रोफाइल को एक जगह जुड़ेगा ऑर्थोपारा पे, एक साथ सारे पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और फिर एक एक जगह हेलोजन जोड़ करके लास्टली हम लोग हाइड्रोलाइसिस करके जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसको हटा देंगे वहाँ से। मेजर तो पारा ही बनने वाला है, हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। तो यह था हेलोजिनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करें नाइट्रेशन की। हेलोजिनेशन के बाद अगला इसमें क्या आएगा? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन का सवाल है जहाँ तक, उसके लिए रिएजेंट हम लोग जानते हैं HNO3 विथ H2SO4 जो आपस में कंबाइन करके इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। तो है क्या, यहाँ भी बड़ा एक सरप्राइजिंग चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा कि यदि आप एनिलीन का रिएक्शन करवाते हो इन एसिड्स के साथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एलोंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो होगा तो यही नाइट्रेशन ही होगा। और हम लोग तो एक्सपेक्ट वही करेंगे, ऑर्थो पारा प्रोडक्ट फिर ऑर्थो। लेकिन बोले कि सरप्राइजिंग रिजल्ट यहाँ आने वाले हैं सामने कि यहाँ मेटा इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट along with ortho and para। ये NO2 जुड़ेगा, सो दिस वन इज पारा नाइट्रो एनिलीन, दिस इज मेटा नाइट्रो एनिलीन, दिस वन इज ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ऐसा 51% दिस प्रोडक्ट, 47% दिस प्रोडक्ट एंड ऑर्थो इज ओनली 2%। कितना सरप्राइजिंग रिजल्ट आ गया। अभी से पूरा थ्योरी हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि NH2 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन दे करके ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस करता है। तो उसमें से बहुत हम लोग डिस्कशन के बाद इस नतीजे पे पहुँचे थे कि पारा जो है वहाँ से होगा मेजर प्रोडक्ट, पारा वहाँ से क्या होगा
मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ तो कहानी बदल जा रहा है, यहाँ मेटा जा रहा है सामने, यहाँ सामने क्या जा रहा है, मेटा, और आ नहीं रहा है बल्कि एक मुख्य प्रोडक्ट के रूप में सामने आ रहा है। यदि सबसे कम ही बनता तो हम मानते, लेकिन पारा से थोड़ा ही कम बन रहा है और ऑर्थो का तो इसके सामने कोई गिनती ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है ऑर्थो का इसके सामने। तो फिर ये अजूबा कैसे हुआ, पारा कहाँ से आ गया भाई? यदि यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो हम लोग जानते हैं ऑर्थो पारा होता है, रेजोनेंस से हम लोग देख ही चुके थे पिछला लेक्चर में। तो फिर मेटा कहाँ से टपक गया? तो देखो रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, HNO3 H2SO4 दोनों हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, आसानी से H+ को रिलीज करते हैं। तो होता क्या है कि एनिलीन में जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है या लोन पेयर के थ्रू इस H+ को ले लेता है, और H+ को ले लेने के बाद बन जाएगा NH3+, ऐसा, और NH3+ बन जाएगा। तो नाइट्रोजन पर जब अब आ जाएगा पॉजिटिव तो यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना रह करके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बन जाएगा। यह ग्रुप क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बनेगा ओनली इन सेंस ऑफ -I इफेक्ट, चूँकि इसमें कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो रेजोनेंस के थ्रू तो यह इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन जब भी लेगा तो -I के थ्रू लेगा, -I के थ्रू लेगा मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका इलेक्ट्रॉन लेगा बताओ? जो बगल में है ऑर्थो का, तो ऑर्थो का इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा लेगा, तो यहाँ बचेगा सबसे कम। फिर इससे थोड़ा कम लेगा मेटा का, काहे कि मेटा इससे थोड़ा दूर है, और पारा तो एकदम दूर है, तो पारा का इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जाते जाते काफ़ी विलम्ब हो जाएगा। मतलब यह जो ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो का, फिर मेटा का, और सबसे कम पारा का। तो पारा का इलेक्ट्रॉन सबसे कम खींच रहा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ वाला प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा मेटा वाला, और यहाँ इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम हो गया था, तो सबसे कम प्रोडक्ट उसका बना ऑर्थो का। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन यदि आप एनिलीन का करवाते हो तो इसमें से पारा सबसे ज़्यादा, फिर मेटा, और सबसे कम बनेगा ऑर्थो। लेकिन यदि आप चाहते हो कि नहीं हम पारा और ऑर्थो बनाएं, ये जो फालतू चीज़ बन रहा है अनएक्सपेक्टेड मेटा, इसको हम ना बनाएं, तो फिर से वही काम करो कि इसका प्रोटेक्शन करो। प्रोटेक्शन करने के बाद जोड़ो आप NO2 को, तो प्रोटेक्शन के बाद NO2 जोड़ोगे तो ऑर्थो और पारा पे जुड़ेगा, लास्ट में इसको हटा दो, जैसे पिछला रिएक्शन में हम लोग देखे थे हेलोजिनेशन में वैसे। तो ऑर्थो और पारा केवल चाहते हो तो फर्स्ट यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस NH2 ग्रुप बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एंड देन यू गो टू द नाइट्रेशन, एंड आफ्टर नाइट्रेशन द प्रोटेक्टिंग ग्रुप शुड बी एलिमिनेटेड बाय हाइड्रोलाइसिस। सिंपल सी बात है। तो यह था नाइट्रेशन का कहानी। एक्सप्लेनेशन आता है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन एनिलीन में मेटा इज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सप्लेन, तो इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। अब आ जाएं सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन के लिए जो रिएजेंट है वो या तो डायरेक्ट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या फिर दो सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन करके ओलियम के जैसा भी कुछ बना पाते हैं ऐसे H2O का एलिमिनेशन से। और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है या तो न्यूट्रल SO3 होता है या फिर SO3H पर प्लस भी होता है, ये दोनों इसमें इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा अलग है, चूँकि यहाँ भी रिएक्शन आप डायरेक्ट एसिड से करवा रहे हो तो सॉल्ट ही बनेगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं। ऐसे एनिलीन है, डायरेक्ट आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो एसिड अपना H+ इसको दे देगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा ऐसा, NH3 पे प्लस HSO4 माइनस। लेकिन फिर से इसको जब आप हीट करोगे तो हीट करने के बाद इसमें रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने के बाद ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है ऐसा, NH3+ और पारा पे जा कर के जुड़ता है SO3 माइनस। रीअरेंजमेंट के थ्रू होता है, मैकेनिज्म से भी बताया जा सकता है इसको। अब एक ही ग्रुप में एसिडिक और बेसिक दोनों चीज़ प्रेजेंट हो और ऑटोमेटिकली एसिडिक का H+ ट्रांसफ़र हो गया हो बेसिक के पास,
तो ये जो डायपोलर आयन बन रहा है, माने एक ही मॉलिक्यूल में प्लस माइनस दोनों चार्ज है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन, डायपोलर आयन। आगे हम लोग इसको बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ेंगे। डायपोलर आयन है ज्विटर आयन जिसको बोलते हैं हम लोग। और फाइनली फिर इसका प्रोटॉन वापस यहाँ ट्रांसफ़र होकर के पारा सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक। ऐसा तो फाइनल प्रोडक्ट तो वही है पारा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड यहाँ नहीं बनेगा, केवल पारा बनेगा। तो एनिलीन का सल्फोनेशन डायरेक्टली नहीं, बीच में कुछ ज्विटर आयन का फॉर्मेशन से होता है। क्या है ज्विटर आयन, इस बात को समझ गए। डिटेल में उसको हम लोग आगे का चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स में जानेंगे। अब जो रिएक्शन बच गए वह है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। हेलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया। इसके अलावा फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं। तो जो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है वह नहीं होता है इसमें, एनिलीन में फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। नहीं होने के पीछे क्या वजह है कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है लेविस एसिड के प्रेजेंस में, जैसे AlCl3। लेविस एसिड मतलब यह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेगा। तो जैसे ही तुम लेविस एसिड के प्रेजेंस में करवाओगे रिएक्शन, तो यह लेविस एसिड ही क्या करेगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा। और जब यह लेविस एसिड ही इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा, तो फिर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ कहाँ दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। और जब नहीं दे पाएगा तो फर्दर इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़े, इसका उम्मीद हम लोग ना ही करें तो बेहतर है। तो करवाओगे तो प्रोडक्ट जीरो बनेगा ऐसा नहीं है, लेकिन लिस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, बहुत कम, इतना कम प्रोडक्ट बनेगा कि आप कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है वैसे रिएक्शन का। कि रिएक्शन आप करवाओ या ना करवाओ, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, या सिचुएशन यदि रहा तो एनिलीन का फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। और यह लेविस एसिड ही नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर से कंबाइन कर जाएगा, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा इसके तरफ, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा भी तो बहुत कम यील्ड में बनेगा, उसका अमाउंट बहुत कम मिलेगा तुमको। तो ये थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एरोमेटिक एमीन के। बहुत कुछ सीखने को मिला वो हम लोगों को इस पूरे थ्योरी में। तो सबको थोड़ा ध्यान से रिपीट कर लोगे ध्यान में, क्या है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।